everyone, this is Venu and welcome back to my YouTube channel which is all about Canada. So this video is the second video of the series of the Spouse Visa Canada and इसमें हम further बात करेंगे about the eligibility requirements of each of the categories of spouse visas and which are the most important documents that you need to gather in from both the ends, whether it be the primary applicant or the spouse to immigrate to Canada. So let's begin the video. तो फर्स्ट केस सिनेरियो हम ये लेते हैं जिसमें जो प्राइमरी एप्लीकेंट है वो कनाडा में स्टडी परमिट पर है एंड आप अपने स्पाउस को यहाँ पर इनवाइट करना चाहते हैं. इन दिस सिनेरियो योर स्पाउस विल बी इशूड अ वर्क परमिट, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में उसके बारे में डिटेल में बताया था. सो इस क्राइटेरिया के एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, लेट्स डिस्कस इट. सो इन दिस सिचुएशन टू बी एलिजिबल फॉर वर्क परमिट, जो आपका स्पाउस है उसके फर्स्ट ऑफ उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं होने चाहिए इंडिया में या जो उस भी कंट्री से वो अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर. सो उसके लिए दे विल आस्क यू फॉर अ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो कि आपका क्लीन होना चाहिए रिकॉर्ड. सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इज़ दैट कि उनके पास इनफ फंड्स होने चाहिए बिकॉज उनके बैंक रिकॉर्ड्स चेक होंगे, उनके बैंक स्टेटमेंट्स. अगर आप इंडिया में जॉब्स कर रहे हैं तो उसके पे स्लिप्स की रिक्वायरमेंट होती है टू प्रूव दैट यू हैव इनफ फंड्स कि आप अगर कनाडा में आए तो यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फाइनेंशियली. Even if your primary applicant is in Canada, the spouse needs to show their financial capacities. Okay. Third important thing to keep in mind is the proof that you will leave Canada once your status expires. इसका ये मतलब है कि जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि अगर आपका प्राइमरी एप्लीकेंट स्टडी परमिट पर है तो आपको वर्क परमिट इशू की जाएगी. प्राइमरी एप्लीकेंट का जो स्टडी परमिट है उसकी एक्सपिरेशन डेट और आपके वर्क परमिट की एक्सपिरेशन डेट सेम होगी. दैट मीन्स कि आपको कनाडा में आईआरसीसी को ये प्रूव करना होता है कि जैसे ही आपकी वर्क परमिट एक्सपायर होगी यू नो लॉन्गर वांट टू स्टे हियर और आप अपने कंट्री में वापस चले जाएंगे. इसका प्रूफ देना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इवन दो आप आकर पीआर के लिए अप्लाई करें या परमानेंटली यहाँ पर स्टे करें, बट यू नीड टू प्रूव कि आप चले जाएंगे इवन दो यू डोंट गो. ओके, that is really important and failure to prove that may lead to your rejection. That needs to be kept in mind. के अलावा इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको मेडिकल एग्जाम अंडरगो करना होता है टू प्रूव दैट यू आर इन गुड हेल्थ और सो दैट कनाडा डजंट हैव टू पे फॉर योर मेडिकल वंस यू कम इन दिस कंट्री. सो दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू केप्ट इन माइंड. एंड उसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें जैसे यू आर नॉट अ थ्रेट टू कनाडा सिक्योरिटी एंड आप कोई इनएलिजिबल एम्प्लॉयर्स के अंदर काम नहीं करेंगे एंड स्टफ लाइक दैट विच इज़ नॉट अ बिग थिंग टू प्रूव. वो आप इजीली कर पाएंगे. लेकिन जो मैंने आगे के क्राइटेरिया बताए हैं दैट आर रियली इम्पॉर्टेंट और उसका प्रूफ देना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए. ओके, इसके बाद हम सेकेंड सिनेरियो की बात करते हैं जिसमें आपका जो प्राइमरी एप्लीकेंट है वो कनाडा में वर्क परमिट पर है. इस सिचुएशन में एज यू ऑल नो कि स्पाउस को भी वर्क परमिट इशू की जाती है. टिल द टाइम आपके प्राइमरी एप्लीकेंट की वर्क परमिट है आपकी भी वहीं तक रहेगी और एक्सटेंशन के लिए लेटर ऑन यू कैन अप्लाई. सो इस सिचुएशन में आपको किन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को ध्यान में रखना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट ऑफ द क्राइटेरिया जो स्टडी परमिट में मैंने आपको बताया वो सारे ही आपको इसमें भी फॉलो करने हैं. द ओनली डिफरेंस वुड बी कि आपका जो प्राइमरी एप्लीकेंट जो कनाडा में वर्क स्टेटस पर है शुड बी डूइंग एनी ऑफ द नॉक स्किल टाइप 0 और स्किल्स ए और बी क्राइटेरिया जॉब्स. सो ये आप CIC के वेबसाइट से भी आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कि कौन से ऑक्यूपेशंस इस क्राइटेरिया में है. ओनली देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर परमिट फॉर योर स्पाउस. ओके, अगर अभी स्टडी पर है और आप अगर वर्क परमिट पर जब भी ट्रांसफ़र करें तो कीप इन माइंड टू
apply for these criteria jobs so that you can easily invite your spouses. इसके अलावा जो funds की requirement है वो देखनी पड़ती है, बट इन दिस सिचुएशन अगर आपका जो प्राइमरी एप्लीकेंट है वो अच्छी खासी इनकम अर्न कर रहा है, वो एक स्टेबल जॉब पर है, जो भी क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो देन जो आपका स्पाउस जो उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स इतने अच्छे से इवेल्युएट नहीं की जाती है, सो दैट इज़ ओके अगर आपके स्पाउस के पास ज़्यादा फंड्स नहीं है, इफ़ यू आर इन अ गुड सिचुएशन इन कैनेडा, बट फंड्स देखे ज़रूर जाते हैं। स्पेसिफिक प्रोविंसेस के भी रिक्वायरमेंट्स है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्यूबेक में इमिग्रेट कर रहे हैं तो द स्पाउस शुड बी एलिजिबल फॉर द क्यूबेक मोबिलिटी प्लस प्रोग्राम। हमारे अटलांटिक प्रोविंसेस लाइक द न्यू ब्रुंसविक, नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड या लैब्राडोर एंड न्यू फाउंडलैंड, उसमें अगर आप इमिग्रेट कर रहे हैं देन यू शुड बी एलिजिबल फॉर अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम एज वेल। सो उसको ध्यान में रखना होगा इन फ्यूचर जब भी आप पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पर रहने और वर्क करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंट है, विच इज़ अंडर अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम. Okay, so first two categories, and the third important category is the permanent resident status. अगर आपका प्राइमरी एप्लीकेंट यहाँ पर पीआर पर है तो आपको भी परमानेंट रेसिडेंसी स्टेटस इशू किया जाएगा। अब इसमें दो सब क्राइटेरिया या आप कह सकते हैं सब कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वुड बी कि आपका जो कि प्राइमरी एप्लीकेंट है उसने सिर्फ पीआर के लिए अप्लाई किया है, अभी तक पीआर ग्रांट नहीं किया गया है। इन दैट सिचुएशन द स्पाउस would get the work permit status until they receive the PRs. And if in case your primary applicant is already a permanent resident, then the spouse gets a permanent residency status. Alright, तो जो वर्क परमिट है वो मिलने में कम टाइम लगता है वर्सेस पीआर स्टेटस, दैट इज बट नेचुरल। ओके, तो ये हो गई स्टेटस पर बात। और अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें भी ज़्यादातर चीज़ें सेम फॉलो होती है, जस्ट दैट जो इसमें पुलिस सर्टिफिकेट्स है वो आपको कंपलसरीली देने पड़ते हैं, मेडिकल एग्ज़ाम्स आपको अंडरगो करनी पड़ती है, दैट यू आर नॉट अ थ्रेट टू द कंट्री प्रूव करना पड़ता है। एंड इसमें द इनिशियल क्राइटेरिया इज़ दैट यू डोंट हैव टू प्रूव कि आप कंट्री छोड़कर वापस अपने कंट्री में आफ्टर द एक्सपिरेशन ऑफ योर स्टेटस चले जाएंगे, बिकॉज यू आर गेटिंग अ परमानेंट रेसिडेंसी स्टेटस, करेक्ट। और फंड्स की रिक्वायरमेंट है, येस, इसमें स्पेसिफिक फंड्स रिक्वायर्ड है जो कि आपको साइट पर अवेलेबल होते हैं, एंड मैं भी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगी। सो ये सारे इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो मैंने इन जनरल आपको बताए हैं, जो कि स्पाउस वीज़ा के लिए आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। ओके, सो इन जनरल दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड। इसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड है वो एडिशनली आईआरसीसी आपसे आस्क करेगी एंड यू हैव टू सबमिट इट. So I think that's it for this video. We'll continue with the third and the final series of the spouse visa in my next video. Till then, if you have any doubts, queries, or want to discuss anything with me, you can write down in the comment section below. If you like the video, please give it a thumbs up, share it with your friends and family or whosoever is interested in calling their spouses to Canada. And don't forget to subscribe to my channel. I will see you very soon in my next video. Till then, abiento.